रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड और उसके साथ साथ इंटेंसिटी और साउंड इंटेंसिटी लेवल उसका लॉगरिथम लेके कम्प्लीटली उसको मैथमेटिकली प्रूव किया। आज हमने नेक्स्ट 11.3 टॉपिक को हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसको हमने स्टार्ट करना है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बेसिकली रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में कि हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन किसी चीज़ का सरफेस से टकरा के वापस बेंड हो जाना, आगे ना जाए, टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाए, उसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से करेंगे हम कि बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। लेट्स से ये आपके पास सरफेस है, यहाँ पे आपने साउंड भेजी और ये टकरा के दोबारा अपने फर्स्ट मीडियम में चली गई। व्हेन अ साउंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, ये आपके पास सरफेस है, सरफेस ऑफ मीडियम, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड मीडियम है, तो इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन और इको साउंड होती है। आप अक्सर कहते हैं, अक्सर आपने नात ख़्वां हज़रात या बड़ी बड़ी महफिल पे सुना होगा कि इको बढ़ा दें। अक्सर नात ख़्वां कहते हैं कि इको बढ़ा दें या इको कम कर दें। इसका क्या मतलब है कि आवाज़ का रिफ्लेक्शन टकरा के वापस आना बार बार, जैसे वो एक लफ्ज़ दोहराते हैं और चलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो वो चलता रहता है, इसे कहते हैं आपके पास इको। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन था। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम it bounce back into the first medium. This phenomena is called reflection of sound. तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी भी है जो आपकी बुक में एक्टिविटी नंबर 11.3 दी गई है। सॉरी 11.1 नहीं 11.3। ये तो एक आपने टेबल रखा हुआ है, उस टेबल पे आपने क्लॉक रखा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने उसकी सरफेस पे रखा हुआ है। अब वहाँ पे एक यहाँ पे क्लॉक रख देते हैं, उस क्लॉक से एक आवाज़ पाइप के ज़रिए यहाँ पे जाती है, यहाँ पे आवाज़ गई, यहाँ पे टकरा के आवाज़ उसी मीडियम में वापस आ जाती है। यहाँ पे आपने हेयर करने के लिए अपना एयर रखा हुआ है। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक छोटा सा मीडियम है। तो ये इसका प्रोसेस था, इसको आपने एक्टिविटी को देखना है। उसके बाद आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड कितनी होती है? बेसिकली आपने वेव इक्वेशन पीछे ड्राइव की थी, क्या थी वेव इक्वेशन? v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें v क्या था? स्पीड। f क्या था? फ्रीक्वेंसी। और वेव लैम्डा क्या था? वेव लेंथ। ये आपके पास आप ड्राइव कर चुके हैं स्पीड ऑफ लाइट में। यहाँ पे आपने सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड
देखना है कि होती कितनी है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला है v = f λ। तो इस फार्मूले से आप इसकी स्पीड सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्लास के अंदर और होगी, सिंपल मीडियम के अंदर होगी, ये डिपेंड करती है मीडियम कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर के अंदर हम नॉर्मल, वो आपके पास 343 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपके पास एटमॉस्फेयर 1 होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और रूम टेम्परेचर 21 एटमॉस्फेरिक 1 एंड 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसकी रिक्वायरमेंट है और ये इसकी स्पीड होती है, ये नॉर्मल होती है। बाकी डिपेंड करता है मीडियम पे, तो जिस मीडियम पे होगी उस मीडियम के लिहाज से हम इस फार्मूले से स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सिंपल हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट होती है और कितनी होती है नॉर्मल, ये हमने इसको कैलकुलेट करना था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। ये सिंपली आपके पास एक छोटी सी प्रैक्टिकल है कि एक दीवार, ठीक है, मैं पहले इसका नाम लिख दूँ। इको मेथड के ज़रिए हमने स्पीड ऑफ साउंड को कैसे कैलकुलेट करना। लेट्स से यहाँ पे एक छोटी सी आपके पास एग्जांपल है, एक्टिविटी है, ऑपरेटर प्रैक्टिकली कहते हैं, वो पेपर में नहीं आता लेकिन इसमें देखना है आपने। ये आपके सामने दीवार है, इस दीवार से आप 100 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। यहाँ से आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े होकर आप क्लैप करते हैं, क्लैप करते हुए आवाज़ पहले इधर जाती है फिर वापस इधर आप तक सुनाई देती है। तो ये एवरेज निकाला है। आपने सबसे पहले करना क्या है कि मेजरिंग टेप के ज़रिए 50 सेंटीमीटर यहाँ तक आपने खड़ा होना है। तो 50 सेंटीमीटर जाने का और 50 सेंटीमीटर आने का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी मीटर, टोटल कितना हो जाएगा, 100 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, क्लैप करनी है। ये डिस्टेंस पे यहाँ पे खड़े हो गए, इस पी पॉइंट पे खड़े हो गए, आपने क्लैप करनी है। क्लैप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप इसको हेयर करेंगे, इजीली आप इसको एयर कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पास इको है, टकरा के वापस आ रही है। तो आप क्या करते हैं, लेकिन जब टकरा के गई तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस तय करके आई, क्योंकि 50 मीटर गई फिर 50 मीटर आई। तो इसका मतलब है जब भी आपको इको सुनाई देती है तो वो थोड़े से वक्फे के बाद सुनाई देती है। मीन आप तो 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं लेकिन 50 मीटर के डिस्टेंस पे ये आवाज़ सुनाई नहीं देती, ये 100 मीटर के डिस्टेंस पे सुनाई देती है। इसका मतलब है कि जब आपको आवाज़ सुनाई देगी वो उसके क्या होगी, डबल डिस्टेंस पे होगी, और वो सिंपली आपके पास इको होती है क्योंकि वो आवाज़ थोड़ी टकराने के बाद आती है, थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, चंद सेकंड्स बाद। तो वो आपके पास इजीली आप उसको हेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नॉइज़ पोल्यूशन। यहाँ 2 डेफिनेशंस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉइज़ पोल्यूशन में हमारे पास बेसिकली 2 डेफिनेशंस हैं। एक हमारे पास कहलाती है म्यूज़िकल साउंड और एक हमारे पास कहलाती है नॉइज़। नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली हमारे पास वो तमाम आवाज़ें जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये नॉइज़ पोल्यूशन है। और नॉइज़ पोल्यूशन जिसे आवाज़ों के ज़रिए पैदा होने वाली आलूदगी, आजकल आप रोड पे चले जाएं तो आपको डिफरेंट सिग्नल्स पे खड़े, कभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा है, कभी बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही है, कभी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आपके पास आपका कभी सर दर्द करना शुरू कर जाता है, कभी क्या नाम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बन जाता है, ये डिफरेंट प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती हैं। ये सिंपली इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन होती है। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली हमारे पास ये जितनी भी माहौलियाती आलूदगी होती है तो ये हमारे पास माहौलियाती आलूदगी में जितने भी हमारे पास
होती हैं इन सारी की। जैसे आप रोड पे चले जाएं तो आपके पास अक्सर गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देंगे, तो उसकी वजह से आपके पास ये अक्सर आपके पास सुनाई देती हैं। जिसकी बेसिक वजह हमारे पास दो किस्म की आवाज़ें होती हैं। एक आपके पास होती है म्यूज़िकल, और एक आपके पास होती है नॉइस। ये दो किस्म की आपके पास आवाज़ें होती हैं। जो म्यूज़िकल साउंड होती हैं वो क्या होती हैं? सच साउंड विच आर प्रेजेंट टू आवर ईयर, such sounds which are ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी लगें। जैसे गिटार की आवाज़ होगी, म्यूज़िकल होगी, नात होगी, कव्वाली होगी, सॉन्ग हो गया, ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती हैं? ऐसी आवाज़ें हैं जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं, और इनकी वजह से हमारे ना ही सर दर्द होते हैं बल्कि एक पुरसुकून माहौल हमें मिलता है। और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। जैसे इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? साउंड which has jarring and unpleasant to our ear। ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, जिनकी वजह से हमारे कान अक्सर दर्द होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से कभी आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बन गई। ये सारी आवाज़ें क्या कहलाती हैं? जो शोर कहलाती हैं। अब नॉइज़ पोल्यूशन हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू बनाते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, जिनकी मेजर हमारे पास इश्यूज़ हैं, जिनमें हार्मफुल फॉर हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, जिनकी वजह से हमारे पास सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, दूसरी तमाम स्पीशीज़ के लिए भी हमारे पास क्या होती हैं? ये बहुत नुकसानदेह होती हैं। ये हमारे पास जितने भी बड़ी बड़ी मशीनरी होगी, आप देखते हैं किसी बड़ी फैक्ट्री के पास से गुजर जाएं तो वहाँ पे एक हैवी किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद क्या नाम है, किसी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, लाउड व्हीकल्स होती हैं, हॉटर्स होते हैं, एक अलार्म्स होती है। ये सारी की सारी हमारे पास नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ते हैं हमारी हेल्थ पे, जिसकी वजह से हमारे क्या नाम है, हेयरिंग लॉस, हमारे कानों की सुनने की समात ख़त्म हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है कि हम सो नहीं सकते पुरसुकून तरीके से, एग्रेशन होता है, हाइपरटेंशन होता है, हाई स्ट्रेस लेवल होता है। सिंपली कहें तो हमारे पास हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब होकर रह जाती है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। उसके बाद आपके पास ये सिंपली आपके पास है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के बाद हमारे पास एक और इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक। अकॉस्टिक क्या होता है? ऐसी टेक्निक या ऐसा मेथड जिसके ज़रिए हम अनडिज़ायरेबल साउंड्स को क्या करते हैं? अब्जॉर्व करवाते हैं। किसके ज़रिए? अनडिज़ायरेबल आवाज़ों को किसके ज़रिए करवाना है? सॉफ्ट और पोरस सरफेस के ज़रिए। द टेक्निक आर मेथड in which we observe undesirable
sounds. By porous एंड सॉफ्ट सरफेस। ऐसा मेथड या ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम ऐसी तमाम आवाज़ों जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं उनको जज़ब करवा देते हैं पोरस और सॉफ्ट सरफेस के ज़रिए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि हमारे पास अकॉस्टिक्स होती हैं। अकॉस्टिक्स की इम्पोर्टेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास अकॉस्टिक एक सिंपली साउंड की एक टाइप है जिसके ज़रिए हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या सुनते हैं, अच्छी आवाज़ें सुनते हैं। बुरी आवाज़ें या ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को बुरी लगती हैं, शोर प्रोड्यूस करती हैं, वो आवाज़ें हम जज़ब करवा देते हैं। आप लोगों ने सिंपल देखा होगा कि आप घरों में सीलिंग करवाते हैं या बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम देख लें या लेक्चर थिएटर देख लें या बड़े बड़े थिएटर देख लें जहाँ पे आप मूवीज़ देखते हैं, तो वो सारे के सारे इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपके पास उसकी जो सरफेस होती है वो पोरस सरफेस बनाई जाती है। तो वो जितनी सिर्फ़ आपको वहाँ पे अच्छी आवाज़ें सुनाई देती हैं, बुरी आवाज़ें आपको वो कम्प्लीटली जज़ब हो जाती हैं या उसके अंदर कम्प्लीटली कुछ भी किसी तरीके से भी उसके अंदर आवाज़ आपको सिर्फ सुनाई देती है, वो अच्छी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? इसकी डेफिनेशन ऐसे करेंगे, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच a human ear can hear is called audible frequency range। वो रेंज जिसके अंदर हमारे कान आसानी से आवाज़ को सुन सकें उसे क्या कहते हैं? हमारे पास ये रेंज है, ये हमारी सुनने की रेंज है। इंसान के सुनने की रेंज को ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज मीन वो आवाज़ ऐसी बाउंड्री, लेट्स से कि ये आपके पास बाउंड्री है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। कम से कम किस लेवल की आवाज़ आप सुन सकते हैं, उससे कम नहीं सुन सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा किस आवाज़ को सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। आमतौर पर हम जो हमारा होती है बाउंड्री होती है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक जाती है, ये हमारी रेंज होती है। तो ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की। ना ही 20 से कम तक की आवाज़ हम सुन सकते हैं, ना ही 20,000 से ज़्यादा की आवाज़ सुन सकते हैं। और ये लेवल आपके पास जैसे जैसे एज बढ़ती है ये लेवल कम होता जाता है। मीन 20 से आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 20,000 से नीचे आ जाएगा, 15,000 तक अक्सर आ जाता है। तो ये रेंज कम होती जाती है एज के साथ साथ। तो ये ऐसी रेंज जो हमारे कान आसानी से उसके अंदर आवाज़ को सुन सके उसे क्या कहते हैं? ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहते हैं। अब इसके बाद एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लें तो गलत नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड नाम से ज़ाहिर है, इसमें देखें तो आपके पास दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक आपके पास अल्ट्रा और दूसरा आपके पास साउंड। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा का मतलब होता है एक हाई लेवल की, और साउंड आपके पास आवाज़ें, एक हाई लेवल की आवाज़ें, एक हाई बाउंड्री की रेंज में आवाज़ें, उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी higher than 20,000 hertz which are in
ऑडिएबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर। साउंड्स कौन सी जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हो। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी रेंज 20 से लेकर 20,000 तक होती है। तो जो आवाज़ें 20,000 से ऊपर चली जाती हैं, जो हमारे कान सुन नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड है। तो ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से ग्रेटर हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का हमारे पास बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इसकी डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं। तो यूजेस देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिकली हमारे पास एनर्जी को कैरी करने के लिए, एनर्जी को हाई लेवल की एनर्जी को कैरी करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये जितने भी हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स या ग्रेटर पार्टिकल होते हैं, उनके डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। मेडिकल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। सबसे ज़्यादा यूजेस इसके मेडिकल के अंदर हैं। पहला हमारे पास एनर्जी कैरी, दूसरा पॉइंट हमारे पास मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में कैसे यूज़ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लेट्स से डॉक्टर हज़रात, अगर आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जैसे गुर्दे में पथरी होगी, स्टोन हो गया, उसके अलावा आपका जितने भी अगर किसी वेन्स में ब्लड क्लॉथिंग जमा हो चुकी है, ब्लड जमा हो चुका है, वो टूट नहीं रहा, वो चल नहीं रहा, तो ये सारी की सारी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपकी इसकी ट्रीटमेंट होती है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी रिफ्लेक्शन होती हैं, इसमें होता क्या है कि इसकी रेज़ आपकी बॉडी में क्रॉस करवाई जाती हैं और इसकी इमेज बाहर स्क्रीन पे बनती है और वहाँ से इसको जितने भी आपके पास डिजीज़ होती हैं, इनको डिटेक्ट करके उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद आपके पास ये आपने देखा होगा अक्सर गले की बीमारियां बन जाती हैं, गले में बन जाते हैं, डायग्नोज प्रॉपर होती हैं। तो ये सारी की सारी आपके पास अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मेडिकल के ही अंदर आती है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट, डेप्थ फाइंड की जाती है समंदर की, समंदर दरिया पानी के अंदर डेप्थ ऑफ सी। तो ये समंदर के अंदर जितनी भी हमारे पास यूज़ हो जाती हैं, जिसको SONAR सोनार कहते हैं। ये सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग सिस्टम, ये आपके पास साउंड का है। तो इसके ज़रिए आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए समंदर की डेप्थ फाइंड करते हैं, स्पीड कैलकुलेट करते हैं, पानी किस स्पीड से चल रहा है, उसके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ओशन का हमारे पास। तो ये सारी की सारी आपके पास इसके ज़रिए होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका मेन पॉइंट, जैसे हैवी मशीनरी, जैसे एरोप्लेन हो गया या बड़े बड़े शिप हो गए, उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। हैवी मशीनरी के अंदर लेट्स से उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई एक दो बुलेट ढीला हो चुका है, उसको सेट करने के लिए पूरी मशीन को खोलना पड़ता था। लेकिन अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उस मशीनरी के अंदर वो रेज़ भेजी जाती हैं, जिसकी मदद से उसके अंदर का स्केच स्क्रीन पे बनता है और पता चल जाता है कि कौन सा बुलेट कहाँ से ख़राब है। तो सिर्फ उस बुलेट को खोल के वो ठीक कर लेते हैं। तो हैवी मशीनरी को खोले बगैर इसके ज़रिए ये डिटेक्ट कर लेते हैं। लास्ट इसका एक पॉइंट है आपके पास कि जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए भी हमारे पास ये यूज़ होते हैं, जर्म एंड बैक्टीरिया, इसके मारने के लिए यूज़ होते हैं। ये इसके इम्पोर्टेंट हैं यूजेस। 31 पेज है आपके पास बुक का, वहाँ से आपने देखना है। तो ये आपके पास यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अल्ट्रासाउंड हमने पढ़ा, उसके बाद ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स पढ़ा, उसके बाद नॉइज़ एंड म्यूज़िकल साउंड्स पढ़ा। उसके ये हमारा जो हमने कम्प्लीटली किया। उसके बाद हमारे पास इससे पीछे हमने जो इको मेथड के ज़रिए मेजरमेंट करना, उसके बाद हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये हमने आज पढ़ा। तो ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक था। तो चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 11 कह लें, 11, तो ये हमारा आज एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं।
लेक्चर में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, मीन कि आप समझते हो कि लेक्चर में कहीं से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है ताकि स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा मौसर तरीके से ये लेक्चर बने, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपकी तमाम कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।